तो शुरू करें आज के लेक्चर को। सभी के लिए ऑडिबल हूं न मैं? सभी के लिए ऑडिबल हूं न मैं? बताइएगा, सभी के लिए ऑडिबल हूं? हाँ, यस। तो शुरुआत करें आज के लेक्चर की। देखें आज के लेक्चर पे क्या मिलेगा और किस तरीके की। इसका कमेंट रुक जाता है, इसका कमेंट रुक जाता है, उसको वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया था वो अपने पेड क्लास में, और उसको मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया, कि हम लोगों ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक तक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक तक हम लोग पढ़े थे। ये शुक्रवार की बात है, दोपहर के 1 से 2 की बात है, यदि सभी स्टूडेंट को याद हो तो, ठीक है ना। यदि सभी स्टूडेंट्स को याद हो तो ये शुक्रवार की बात है, ठीक है ना। और आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर ले लिए थे इस मुद्दे पे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस किस तरीके से शासन किया, क्या क्या किया, ये सब कुछ हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। तो अब आज हम लोग उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासन चला उसके बारे में। थोड़ा सा मैं एक सेकेंड पेन वेन सेलेक्ट कर लूँ, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आज कौन सा लेक्चर चल रहा है, क्या चल रहा है। सभी को अच्छे से पता है कि हम लोग अभी ये जो सल्तनत काल है वो कर रहे हैं, और ये उस लेक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम लोगों ने छोड़ दिया था। कहाँ पे? आपके तुगलक वंश में, शुक्रवार की दोपहर में 1 बजे, ठीक है ना। शुक्रवार की दोपहर में 1 बजे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्या क्या सेशन में क्या क्या हम लोग को मिलता है। लेकिन बिफोर दैट खिलजी वंश, खिलजी कह रहा हूँ, आपके फिरोज शाह तुगलक जो था वो बच गया था, ठीक है ना। जो फिरोज शाह तुगलक था वो बच गया था, तो उसको हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक, हाँ, इस पीपीटी में सब कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है। मैं आपको इंग्लिश में तो ठीक है, हिंदी में पढ़ाना शुरू करता हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पीडीएफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी यदि आप शांत से, धैर्य से 45-50 मिनट जो भी ये लेक्चर है उसको सिर्फ सुन मात्र लेंगे, ठीक है। तो अब सभी लोग, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, लेकिन मैं किसी के कमेंट का कोई रिप्लाई अभी नहीं करूंगा। शुद्ध रूप से 45 से 50 मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। शुद्ध रूप से सिर्फ पढ़ाया जाएगा। ये हम लोगों को पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक, हम लोगों को पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। ये फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जिसका ओरिजिनल नेम कमालुद्दीन था, ठीक है ना। इसको इतिहासकारों ने जो इसके ओरिजिनल नेम से, जो अपने भाई की डेथ के बाद शासक बना, इसको कमालुद्दीन फिरो भी कहा जाता था। ये रेलवे में एक बार पूछा है कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान को कमालुद्दीन फिरो के नाम से जाना जाता था, तो ये इसी का नाम है, कमालुद्दीन फिरो, ठीक है ना। ये इसी का नाम है, कमालुद्दीन फिरो, जो अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद 1351 ईस्वी में शासक बन के सल्तनत काल में तुगलक वंश की राजगद्दी पे बैठा, और वहां से लेकर के करीब करीब ये 1388 ईस्वी तक, 1388 ईस्वी तक ये शासक बना रहा, ठीक है ना। 1388 ईस्वी तक शासक बना रहा। इस बीच में इसने बहुत सारे ऐसी काम किए कि जो जनता विरोधी भी रहे। ये पहला ऐसा सल्तनत कालीन शासक था जिसने अपने शासन को प्योर मुस्लिम कानून, जिसे आप शरीयत, ये शरीयत के हिसाब से चलना शुरू किया। शरीयत के हिसाब से मतलब एकदम प्रो मुस्लिम जैसा शरीयत कानून के हिसाब से शासन चलाने वाला सल्तनत काल का पहला शासक। अब शरीयत से यहाँ तात्पर्य क्या है? मुस्लिम लॉ एंड कंडक्ट, जो नियम कानून हैं उनके हिसाब से ये कानून अपने शासन को चलाना शुरू किया था। शरीयत के हिसाब से ये अपने कानून को चलाता था। ये कुछ बातों के लिए इतिहास में बड़ा फेमस है, जैसे शहर निर्माण। इसके नाम पे मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक को अब मैं बार बार FST लिखा करूंगा, फिरोज शाह
तुगलक, ठीक है ना, ये आप लोग समझिएगा नहीं, नाम बहुत लंबा है, लिखने में समय लग जाता है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में लगभग 300 नए शहर बसाए, 300 नए शहर, ठीक है ना, लगभग इसने 300 नए शहर बसाए। कई इसने विभागों का भी निर्माण किया है, उन सब को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चूंकि मैंने अभी शहर लिख दिया है तो सबसे पहले शहर पे ही बात कर देते हैं कि वो शहर कौन कौन से थे, सबसे पहले उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो, जैसे ऐसे 300 शहरों को तो आपसे एग्जाम में पूछता भी नहीं है, पूछता है जो इसके द्वारा बसाए गए सबसे पहला शहर था जौनपुर। ये जो जौनपुर है इसे भारत का सिराज या सिराज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का आप याद करिए ओरिजिनल नाम क्या था, जौना खां। तो जौना खां से जौन शब्द निकाला और बसा दिया जौनपुर शहर, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में स्थित है। जौनपुर शहर किसकी याद में, तो यहां पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, जौना खां की याद में। जौना खां कौन था सर, इसी का बड़ा भाई, ठीक है ना, जौना खां की याद में। इस जौनपुर को हम लोग जिस समय फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहा था, जौनपुर में सारे विद्वान रहा करते थे ऑलमोस्ट, इसीलिए उस समय जौनपुर को भारत का सरताज या सिराज ऑफ इंडिया या भारत का सिराज कहा जाता था। आपसे कई बार पेपर में पूछता है भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो भारत का सिराज, ठीक है ना, भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता था या अभी भी इतिहास में इसका है, तो भारत का सिराज लल्ला कहा जाता है आपके जौनपुर को, ठीक है ना। भारत का सिराज किसको कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। उसके अलावा इसने हरियाणा में एक शहर बसाया जिसे कहा गया हिसार, ठीक है ना, हरियाणा के प्रमुख शहरों में से इसने हिसार बसाया। उसके अलावा एक्चुअली जौना खां मतलब इसके भैया थे जौना खां, भाभी थी इसकी हिसारा खां। तो जब इस अपने भाभी हिसारा खां के नाम पे भी इसने एक शहर बसाया, ठीक है ना, इसने एक शहर बसाया हरियाणा में। उसके अलावा इसने फिरोजाबाद शहर भी बसाया, अपने फिरोजपुर, ठीक है ना, फिरोजपुर शहर भी बसाया। इसके द्वारा बसाए गए आखिरी शहर को, द लास्ट सिटी विच वॉज फाउंडेड बाई फिरोज शाह तुगलक, नोन एज द अखीनीरपुर, याद रखिएगा। इसके द्वारा बसाए गए आखिरी शहर को अखीनीर, ठीक है ना, अखीनीरपुर कहा जाता है, अखीनीरपुर, ठीक है ना, अखीनीरपुर। इसके द्वारा बसाए गए आखिरी शहर को अखीनीरपुर कहा जाता है। हिसार आपके जानते हो हरियाणा में है, जौनपुर आपके यूपी में पड़ता है। ये इसने नए नए, आज मैं स्टोरी के फॉर्म में नहीं, टू द पॉइंट सिलेबस के फॉर्म में रहने की कोशिश करूंगा। तो ये इसने इतने शहर बसाए। शहर बसाने के बाद जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये बड़ा ऐसा नहीं है कि इसके टाइम पीरियड को, आपके जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो फिरोज शाह तुगलक है इसके टाइम पीरियड को इतिहास का मोस्ट करप्टेड टाइम पीरियड कहा जाता है, सबसे भ्रष्ट काल कहा जाता है। सर व्हाई दिस, ये क्यों कहा जाता है सर? अगर आपसे क्वेश्चन करे कि इतिहास के सल्तनत काल के किस सुल्तान का टाइम हिस्ट्री का मोस्ट करप्टेड टाइम पीरियड है या भ्रष्ट काल माना जाता है, फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड। सर ऐसा क्यों है, क्यों इसके टाइम पीरियड को भ्रष्ट टाइम कहा जाता है? एक्चुअली एक तो ये ऑर्थोडॉक्स कट्टर स्वभाव का था, दूसरी चीज ये जो कुछ भी करता था सब कुछ एक धर्म विशेष के हित में करता था। फॉर एग्जाम्पल इसने कई विभाग बसाए थे, जैसे देखो दीवान ए खैरात, इसको इंग्लिश में डोनेशन डिपार्टमेंट आप कहेंगे, दीवान ए खैरात, इसने एक विभाग बसाया था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात क्या था सर? ये एक डोनेशन विभाग था, दान विभाग था, जिसके पैसों से ये मुस्लिम अनाथ लड़कियां, विधवा महिलाएं या अन्य लोगों की सहायता करता था जो मुस्लिम थे, अन्य की नहीं करता था। यही वजह है कि भाई अगर तुम्हारी जनता है, जनता में अब उस समय तो हिंदू ज्यादा थे, तो 100 में 70 हिंदू या 80 हिंदू हैं, 90 उस समय थे, तो तुम सिर्फ 10 लोग का ध्यान दे रहे हो, 90 अन्य जाति किसी भी जाति से हों उनको तुम छोड़ दिए। उसमें भी मुस्लिम में भी सारे मुस्लिम का ध्यान नहीं दे रहे हो, शिया और सुन्नी वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, पॉइंट समझ रहे हो ना, शिया और सुन्नी का तुम्हारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो तुम मुसलमानों के भी सगे नहीं थे,
दीवान ए खैरात। उसके अलावा दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए, ये सब इसके विभाग हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि दीवान ए खैरात क्या था, तो आपको याद रखना होगा सर इट इज अ डोनेशन डिपार्टमेंट, ये एक दान विभाग था, ठीक है ना, इट इज अ डोनेशन डिपार्टमेंट। किसने बसाया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दीवान है बंदगान, सर व्हाट डू यू मीन बाय दीवान है बंदगान, ये क्या था सर, युद्ध में जो नौकर वगैरह होते थे, जिनको कि मतलब दास, अब गुलाम बन गए, उनके रहने के लिए, आपकी जानकारी के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, इसके पास कई लाख नौकर थे। जैसे घरों में होता है ना कि 10-20 नौकर हैं, या अंबानी जी के घर में 1000-1500 नौकर होंगे पूरे एंटीला बिल्डिंग को देखने के लिए, 5-10 हजार होंगे, इसके पास लाखों नौकर थे। युद्ध में विपक्षी सेना की जितने बंदी बना लिए जाते थे, उनको ये अपने यहां नौकर बना के रख लेता था। समझ रहे हो ना, कई लाख नौकर रखा था। तो दीवान है बंदगान, इट इज अ स्लेव डिपार्टमेंट, स्लेव या स्लेव इंग्लिश हो गया, हिंदी में कह दें बंदी विभाग, ठीक है ना, जहां पे लोगों को बंदी बना करके रखा जाता था, इट इज अ स्लेव डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो डोनेशन डिपार्टमेंट, स्लेव डिपार्टमेंट। अब अगर अगली बात किया जाए लल्ला, तो इसने जैसे आज ईपीएफओ है, एम्प्लॉयमेंट फंड वाला होता है ना, जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देता है, सरकारी कर्मचारियों को, तो उसको कहा, इसने ही इसकी शुरुआत की थी, दीवान ए इस्तिहाक। अब सर ये दीवान ए इस्तिहाक क्या है जो इसने शुरू किया? अच्छा बेटा, इनको मेरे भाई मेरे दोस्त इंग्लिश में भी यही कहोगे, दीवान ए इस्तिहाक। इट इज अ पेंशन डिपार्टमेंट, पेंशन जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, ये अपने मुस्लिम सैनिकों को रिटायर होने पे पैसे देता था, पेंशन। तो ये क्या था सर, इट इज अ पेंशन डिपार्टमेंट, पेंशन विभाग, ठीक है ना, ये इसका पेंशन विभाग था। उसी तरीके, अच्छा ये सब आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये कौन से विभाग थे और इनको किसने स्थापित किया, ठीक है ना। उसके अलावा इस व्यक्ति ने, और भी आपको बताएं, इस व्यक्ति ने निर्माण विभाग की भी शुरुआत की। सर इन इंग्लिश क्या कहेंगे लल्ला, इसको कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कहेंगे। जैसे आजकल रोड कौन बनाता है, तो आप कहोगे सर रोड बनाती है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नितिन गडकरी जी का जो विभाग है। निर्माण विभाग, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जैसा शुरुआत करने वाला भी फिरोज शाह तुगलक। आज मैं आपसे पूछूं कि एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये क्या है, ये एक वो है, क्या कहते हैं, रोजगार विभाग है, एम्प्लॉयमेंट विभाग है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट विभाग है। तो बिल्कुल इसने रोजगार विभाग की भी शुरुआत की थी, ठीक है ना, इसने रोजगार विभाग की भी शुरुआत की थी, ये बात भी याद रखेंगे। मतलब एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जैसी चीज भी इसी ने शुरू की, पीडब्ल्यूडी जैसी चीज भी इसी ने शुरू की, डोनेशन डिपार्टमेंट और स्लेव डिपार्टमेंट और पेंशन डिपार्टमेंट, ये सब इसके द्वारा, ठीक है ना, ये सब इसके द्वारा शुरू किया गया। क्या था, एक ये सारी चीजें थी। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक, और पॉइंट सुनो, फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था इतिहास का। देखो गया अलाउद्दीन खिलजी रजिस्टर बनवाया था, पहला शासक जिसने आय और व्यय कहा कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है। लेकिन गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने कि सल्तनत काल में क्या किया था, वो क्या कहते हैं आपके आमदनी का ब्यौरा, आमदनी जो इनकम होती है, ठीक है ना, आमदनी का ब्यौरा, ठीक है ना, रजिस्टर ऑफ इनकम, ठीक है ना, जितनी भी आपकी इनकम हो रही है, आपको पैसा मिल रहा है, उसका ब्यौरा तैयार कराने वाला पहला शासक यही था कि जरा बताओ पैसे आ जा कहां से रहे हैं। तो कई बार पूछता है सल्तनत काल का पहला शासक जिसने आमदनी का ब्यौरा तय करवाया, पूरा रजिस्टर मेंटेन करवाया, फिरोज शाह तुगलक। ये पहला ऐसा शासक था लल्ला जिसने एक इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई कर किसानों से कहा कि मेरे बाप दादा
नहर निर्माण करवाए हैं, तो उस नहर से जो पानी तुम्हें मिल रहा है, इसी के बाप दादा हुआ करते थे ना गयासुद्दीन तुगलक, जो कि नहर निर्माण करवाए थे। नहर मतलब कैनल, खेतों की इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो ये कहा कि आपको एक इरिगेशन टैक्स देना पड़ेगा, सिंचाई कर देना पड़ेगा। सिंचाई कर को इसके शब्दों में कहा जाए तो हक ए सर्ब कहा जाता था, ठीक है ना, हब ए सर्ब, हक नहीं, हब ए सर्ब। ये कई बार इतिहास में सिंचाई कर शुरू करने वाला इतिहास का पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। आपसे हो सकता है पेपर में ऐसे पूछे हब ए सर्ब क्या है, तो सर एक सिंचाई कर है। किसने शुरू किया, तो इसने शुरू किया। और कौन सा शासक था जिसने इतिहास में पहली बार किसानों के ऊपर सिंचाई। जो बातें मैं आपको कहानी के रूप में बता रहा हूं वो आपसे एमसीक्यू के रूप में आएगा, क्योंकि कहानी कॉन्सेप्ट में चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है ना, कहानी का कॉन्सेप्ट याद है। तो इसने सिंचाई कर भी लिया। उसके अलावा आपको बताएं कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो मतलब कि कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, ये अगर इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन निर्माण की बात करें तो इसने कोई निर्माण तो नहीं करवाया ऐसा बड़ा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है, लेकिन इसने जो बिल्डिंग टूट फूट रही थी उनको जरूर मरम्मत करवाया है। और उस क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार, ठीक है ना। मैं कहूं रिकंस्ट्रक्शन, री वर्ड आगे लगा देते हैं, ठीक है ना, री निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का एक फ्लोर, वो जो थंडर स्टॉर्म नहीं होता, बिजली उजली आसमान में चमकती है, कुतुब मीनार का, ठीक है ना, कुतुब मीनार का क्या लिखें, पुनरोद्धार लिख दें या रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं, मेंटेनेंस करवाया था, रिनोवेट करवाया था, ये जरूर अच्छा वर्ड हो सकता है, को रिनोवेट करवाया था, ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा है कि रिनोवेट करवाया, ठीक है ना, ये कुतुब मीनार को। उसके अलावा सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं, इसने इल्तुतमिश का मकबरा और अलई दरवाजा, अलई मीनार, इन सब को रिनोवेट करवाया था। और कुतुब मीनार, अलई दरवाजा, ठीक है ना, एक्चुअली ये सब दिल्ली के महरौली में एक ही कैंपस में है, अलई दरवाजा और उसके अलावा इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है ना, इल्तुतमिश का मकबरा। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार ये पूरा जो ये एरिया है ना, ये दिल्ली में आओगे तो साउथ दिल्ली में महरौली नामक जगह पे पड़ता है, ये सब एक ही कैंपस के अंदर हैं। एक बार प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर में ये चीजें हिल गई थी, ये चीजें हिल गई थी, तो कुछ एक आध फ्लोर का कुछ पत्थर टूट के गिर गया, ये वो हो गया, तो इसने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, ठीक है ना। उसके अलावा आपको बताएं, एक क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली में ऐसे 2 ही सुल्तान हैं जिन्होंने बगीचे लगवाए थे, 2 क्या 3 हैं, मैं तीनों की बात कर लेता हूं। पहला देखो, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 पेड़, ठीक है ना, 1200 पेड़ लगवाए थे अपने किले के आसपास, तुगलकाबाद किले के आसपास। यहां पे नोट में चाहो तो जान लो, बाबर ने भी, बाबर तो बहुत बाद की बात है, फिरोज शाह तुगलक तो बहुत पहले की बात है, बाबर ने भी मुगल गार्डन बनवाया था, ठीक है ना, मुगल गार्डन। दिल्ली में अगर बाग बगीचों की बात करें, इसी मुगल गार्डन को अब करंट अफेयर में अमृत उद्यान कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको बताएं, अकबर ने भी 1000 आम के पेड़ लगवाए थे, आम पेड़, मैंगो ट्री। बता सकते हो ये 1000 आम के पेड़ अकबर ने कहां लगवाए हैं? कोई बता सकता है लल्ला कि 1000 आम का पेड़ अकबर ने कहां लगवाया है? कोई नहीं, कोई लोग कह रहे हैं आगरा, कोई लोग कह रहे हैं कुछ, ठीक है ना। भाई मैं बताऊं, ये इसने लगवाया था बिहार में। बिहार में तुम लोग एक जगह का नाम सुने होगे, हजारीबाग। हजारीबाग का नाम सुना है? चूंकि अकबर ने वहां पे 1000 आम के पेड़ लगवाए थे, इसलिए यह हजारीबाग हुआ। क्लियर है? इसलिए यह हजारीबाग हुआ। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक की और बात अगर किया जाए, फिरोज शाह तुगलक थोड़ा सा मतलब कि कट्टर स्वभाव का था। इसने 24 प्रकार के कर बंद किए, तो जनता बड़ी खुश हुई। 24 प्रकार के कर, ठीक है ना। अब देखो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखो, 24 प्रकार का कर बंद किया,
तो जनता बड़ी खुश हो गई किससे? फिरोज शाह तुगलक से। इन 24 प्रकार के करों को कंबाइंडली हम लोग आव बाब कहते हैं। तो ही प्रोहिबिटेड आव बाब, इसने आव बाब को बंद किया। 24 प्रकार के टैक्स को कंबाइंडली आव बाब कहा जाता है। लेकिन बोला मैं 4 प्रकार के टैक्स लूंगा। लोगों ने बोला बताइए सर, 24 बंद करके 4 शुरू कर रहे हो। पहला इसने कहा जजिया, मैं लूंगा जजिया कर। तो लोग कहे वो तो हम पहले से देते आ रहे हैं। बोला नहीं 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 नहीं, अब तुम लोग को नहीं देना है, केवल ब्राह्मण देंगे। क्योंकि इसका यह मानना था कि ब्राह्मणों से धर्म कार्य बंद करवा दो, शादी पूजा हवन कथा यही कहने जाते हैं ब्राह्मण। अगर इनके ऊपर टैक्स लगा दोगे तो हिंदू धर्म बनना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, हिंदू धर्म का बढ़ना क्लोज हो जाएगा। अब जैसे तुम्हारे घर हमारे घर कथा है, ब्राह्मण लोगों पे टैक्स लगा दो कि अगर तुम कथा कहने गए, पूजा पाठ करने गए, भगवान की आरती करने गए तो तुमको टैक्स। तो ब्राह्मण डर के मारे नहीं जाएंगे कि कौन पैसा खर्च करे, उतनी इनकम नहीं होगी जितनी आउटगोइंग हो जाएगा। तो इसने हिंदू धर्म पे प्रतिबंध लगाने का एक राजनैतिक नहीं कूटनैतिक रास्ता निकाला, केवल ब्राह्मणों पे इसको टैक्स को कर दिया। समझ रहे हो ना। उसके अलावा दूसरा टैक्स है जजिया के अलावा खम्स। सर ये खम्स क्या है? खम्स लूट का धन। जब इसकी सेना किसी दूसरी सेना पे हमला करती थी तो वहां जो लूट का धन मिलता था उसमें भी अपनी हिस्सेदारी फिरोज शाह तुगलक लेता था, दैट इज खम्स। तीसरा जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था। और चौथा खराज एक प्रकार का लगान था। जकात मुस्लिम लोगों से लेता था सिर्फ मस्जिद बनवाने के लिए। इनको इंग्लिश में भी आप यही कहेंगे, जजिया, खम्स, जकात और खराज। इनकी इंग्लिश कुछ अलग नहीं होगी। आवबाब को भी आप इंग्लिश में आवबाब ही कहेंगे, ठीक है ना। और खराज क्या था? खराज एक प्रकार का लगान था जो किसानों से, फार्मर्स से एग्रीकल्चर के ल्यू में लिया जाता था, बदले में लिया जाता था। तो ये 4 प्रकार के टैक्स हैं, ठीक है ना, जो ये लेता था। 24 प्रकार के टैक्स को बंद किया, 4 प्रकार के टैक्स को इसने शुरू किया। ये था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि फिर इसकी जो इसने वो 2 नए सिक्के भी चलवाए थे। उन 2 नए सिक्के को क्या कहा जाता था? एक को कहा जाता था अद्धा, ठीक है ना। He issued 2 type of coin and these 2 coin known as the अद्धा और एक को कहा जाता था विक, ठीक है ना। अद्धा और विक नाम से ये 2 सिक्के जारी किया हुआ था, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक issued 2 type of coins, first one known as the अद्धा and the second one known as the विक। उसके अलावा आपको बताएं कि इसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, फतुहात ए फिरोज शाही इसने अपनी लिखी हुई थी। खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी फतुहात ए फिरोज शाही लिखी हुई थी। और इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी फिरोज शाह तुगलक का बड़ा मन लगता था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसने एक वॉच बनवाई थी, वॉच या घड़ी जिसे आप कहते हैं। अब आज की तरह डिजिटल घड़ी नहीं थी कि उसमें वो लगा हुआ है, आपके क्या कहते हैं, डिजिटल चीजें लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी हैं। सूर्य की परछाई से वो घड़ी चलती थी, ठीक है ना। उस घड़ी का नाम इसने रखा था ताश घड़ियाल, ठीक है ना। इसने घड़ी भी बनाई थी, दैट इज ताश घड़ियाल, ठीक है ना। तो मतलब इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लेकिन था वही भ्रष्ट आदमी। एक जाति एक धर्म, वो धर्म भी 2 भाग में बटा है, शिया सुन्नी, एक भाग का बस ध्यान देता था। दैट्स व्हाई हिज टाइम नोन एज द मोस्ट करप्टेड टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यही एक वजह है कि इसके समय को भ्रष्ट काल कहा जाता है। फिर यही सारी चीजें करता रहा और 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1388 में इसकी मृत्यु होती है, किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, जब इसकी अद्धा और विक 2 अलग अलग सिक्के हैं, ठीक है ना। इसकी जब मृत्यु होती है तो शासक कौन बन जाता है? शासक बन जाता है मोहम्मद शाह तुगलक। इसी का वंशज मोहम्मद शाह तुगलक शासक बनता है। मोहम्मद शाह तुगलक के बारे में देखो, मोहम्मद शाह तुगलक की अगर लल्ला हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो मोहम्मद शाह तुगलक आपके शासक तो बनते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, लेकिन
सब बड़े कम कम समय के लिए बनते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये बनेगा आपके कि जब मोहम्मद शाह तुगलक वंश का शासक शासन कर रहा था, उस बीच में 1398 ईस्वी में एक विदेशी शासक जिसका नाम था तैमूर लंग, ठीक है ना, ये तैमूर लंग नाम का शासक ने भारत पे आक्रमण कर दिया। ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शाह तुगलक की, ठीक है ना। तो आक्रमण किया 1398 में तैमूर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीच में और भी इधर उधर के राजा हैं, उनका जिक्र नहीं करता पेपर में, तो आप भी परेशान मत हो। तो तैमूर लंग वर्सेस युद्ध हुआ मोहम्मद शाह तुगलक में, ठीक है ना। मोहम्मद शाह तुगलक में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हार गए तुगलक साहब, और ये जो तैमूर लंग था इसको हम लोग उज्बेकिस्तान का होने की वजह से उज्बेक्स शासक भी कहते हैं, उज्बेक्स, ठीक है ना। इसको हम लोग उज्बेक्स शासक भी कहते हैं, चूंकि ये उज्बेकिस्तान का था। और इसको हम लोग लंगड़ा शासक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पैर का लंगड़ा हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसको उज्बेक शासक और लंगड़ा शासक भी कहा जाता था तैमूर लंग को। ये लुटेरा टाइप का व्यक्ति आक्रमण किया और 1398-99 में इनको हरा दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जब हार गए तो इन्होंने कहा कि यार मैं तो हार गया। तो तैमूर लंग ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें अभी भी भारत का, दिल्ली का शासक बनाए रख सकता हूं। तुगलक साहब बोले कैसे? बोला ऐसे कि यदि तुम टैक्स इकट्ठा कर करके मेरे देश उज्बेकिस्तान भेजते रहो। इसने कहा कि ठीक है। नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने कहा कि ठीक है, मैं ये, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अपना वो कर लूंगा, मैं टैक्स भेजता रहूंगा, ठीक है, मैं टैक्स भेजता रहूंगा। और इस तरीके से टैक्स भेजने वाले ये टैक्स भेजता रहा। लेकिन तैमूर लंग को यह लगता था कि कहीं टैक्स भेजने में बेईमानी ना करे, इसलिए तैमूर लंग ने अपने सेनापति खिज्र खां के नाम के एक व्यक्ति को भारत में नियुक्त कर दिया कि तुम देखते रहना, ये टैक्स भेजने में बेईमानी ना करे। खिज्र खां यहां पड़ा रहा और टैक्स जाता रहा। समय बीता, धीरे धीरे करके नसरुद्दीन महमूद तुगलक की 1414 ईस्वी में डेथ हो जाती है। कब? 1414 में नासरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि तुगलक वंश के आखिरी शासक थे, उनकी डेथ हो जाती है टैक्स भेजते भेजते। जब उनकी डेथ होती है, यह समय था 1414, तो जो मंत्री खिज्र खां था उसने तैमूर लंग को सूचना भेजा कि सर, वो जो आपको टैक्स भेजता था यहां का राजा दिल्ली का ना तुगलक, वो मर गया। क्या मैं भारत का शासक बन जाऊं, दिल्ली का शासक बन जाऊं और मैं अब आपको टैक्स भेजूं? क्योंकि सर मैं 1398 से लेके 1414 तक इंडिया में रह चुका हूं और मैं इंडिया को अच्छे से समझ चुका हूं। तो नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के मरने के बाद अब तैमूर लंग ने कहा ठीक है, अब तुम मुझे टैक्स भेजो और तुम दिल्ली की सत्ता पे बैठ जाओ। तो दिल्ली की सत्ता पे नया शासक बन गया खिज्र खां। तुगलक वंश खत्म हुआ। खिज्र खां जैसे ही शासक बना, इस खिज्र खां के बारे में कहा जाता है कि ये जैसे ही शासक बना, इसने कई ऐसे काम करने शुरू किए जो शायद मतलब बहुत नॉर्मल सा था। जैसे ही शासक बना, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज रैयत-ए-आला, ठीक है ना। इसने एक टाइटल, एक उपाधि ली अपने आप को। कौन सी उपाधि? रैयत-ए-आला। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज रैयत-ए-आला। इसने अपने आप को रैयत-ए-आला कहा और शासन करना खिज्र खां ने शुरू कर दिया एंड बिकम द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। और तुगलक की जगह दिल्ली के ऊपर कौन सा वंश चला दिया? तो सैयद वंश को चला दिया। सैयद वंश। कहानी सुनाने के लिए इसमें 50 कहानी बन जाएं, लेकिन उनका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहां टू द पॉइंट रहते हुए मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड नंबर दिलाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आपसे पूछ सकता है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सर संस्थापक खिज्र खां था। उसकी उपाधि क्या थी? रैयत-ए-आला। रैयत-ए-आला। इसके बाद इसका लड़का खिज्र खां का लड़का शासक बनता है, जिस खिज्र खां के लड़के को हम लोग मतलब कि मुबारक शाह के नाम से जानते हैं। वैसे तो
खिज्र खां का जो लड़का था, अगर ये देखें, खिज्र खां का जो लड़का था उसका नाम था मुबारक खां। ओरिजिनल नाम देखो इसका था मुबारक खां। खिज्र खां 1421 में मर जाता है, तो फिर मुबारक खां ने ये देखो शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इंग्लिश वाले पे मत जाओ, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। मुबारक खां जो कि खिज्र खां का पुत्र था, उसने शाह की उपाधि ले ली, तो मुबारक खां से उसका नाम क्या हो गया, मुबारक शाह। और मुबारक शाह के रूप में 1421 ईस्वी में शासक बन के बैठा। अपने पिता से ये कुछ मैटर्स में ज्यादा योग्य था। जैसे ही ये शासक बन के बैठा, ही स्टेब्लिश्ड अ सिटी दैट इज नोन एज द मुबारकाबाद। मुबारकाबाद, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछता है मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की, मुबारक शाह ने, ठीक है ना, मुबारक शाह ने। इसने नायब ए आमिरुल मोमिन की उपाधि ली। क्या क्या उपाधि ली सर, दोबारा बोलिए, ये लो, नायब ए आमिरुल, आमीरुल और यहां पे मोमीन, ये भी इसकी उपाधि थी। शाह की उपाधि एक ली, एक ये शाह की ली, और एक नायब ए आमिरुल मोमिनीन। थोड़ा सा टफ नाम है अब, लेकिन मैं भी क्या करूं, उर्दू फारसी नाम है, अब इनकी इंग्लिश भी पूछोगे लल्ला तो यही होगी, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में ये शाह वाला ज्यादा पूछा है, शाह वाला ज्यादा पूछा है, ये मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो, एक स्टूडेंट है पेड क्लास में, बजरंग शाह, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं लाइव पढ़ा रहा हूं कि रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूं। लिख रहा है आज का क्लास रिकॉर्डेड है, तो जाओ दोबारा भी ये सुनने को मिलेगा, भागो यहां से, बजरंग बैरवा जाओ सो लो। आधा नींद में तो एक तो सब जगेंगे, जगने रिकॉर्डेड चल रहा है क्या, हाँ अभी चाय पीने का टाइम है, जाओ सुबह चाय पी लो, ठीक है। तो मुबारक शाह, ठीक है, ये चीज हुआ। मुबारक शाह ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो इतिहास में अमर हो गई। अब जैसे मुबारकाबाद नाम का किला ही बसा दिया था, ठीक है ना, मुबारका नाम का किला वगैरह ही बसा दिया था। उसके बाद इसने बहुत सारी चीजें, इसके बाद इनको क्या कहा जाता है कि ये इनके दरबार में एक बहुत अच्छा कवि रहता था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फिर से नाम सुनो, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है ना। याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसी के दरबार में रहता था, जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही, इसी मुबारक शाह के बारे में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है तारीख है मुबारक शाही का राइटर कौन है, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहता था, या तारीख है मुबारक शाही किताब किसके बारे में लिखी गई है। 3 क्वेश्चन यही से आपके पेपर में बनता है, ठीक है ना। जरूर याद रखना कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसी के दरबार में था, उसके द्वारा लिखी गई किताब तारीख है मुबारक शाही, मुबारक शाह के बारे में है, ठीक है। ये वंश जो आप देख रहे हो बोर्ड पे, ये बहुत लंबा शासन नहीं किया है। पूरे सल्तनत काल में सबसे कम शासन करने वाला यही वंश है। देखो 37 वर्ष, 1414 में शुरू हुआ, 51 में खत्म हो गया था। एग्जैक्टली कहें तो 1414 में शुरू हुआ और 1451 में खत्म हुआ था, ठीक है ना। कैसे खत्म हुआ सर? सर इस वंश का जो लास्ट रूलर हुआ करता था अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये लास्ट रूलर आप देखोगे यहां पे मिलेगा, अलाउद्दीन आलम शाह। इसका नाम मैं पूरा कर दे रहा हूं, अलाउद्दीन, यही बस पूछेगा भी, अलाउद्दीन आलम शाह। इसकी हत्या कर दी थी एक बाहरी व्यक्ति ने जिसका नाम था बहलोल लोदी, जो कि अफगानी था, ये अफगान का था, ठीक है ना, ये एक अफगानी व्यक्ति था। आखिरी व्यक्ति की हत्या की, सैयद वंश समाप्त हो गया। सैयद वंश से 5 से 8 MCQ बनते हैं आपके पेपर में, उसमें से कोई एक लाइन आपसे पूछ देता है, ये बात याद रखिएगा। इससे ज्यादा बेटा इसमें मत पढ़ना, SSC के लेवल पे, रेलवे, GD, MTS, CHSL, CGL के लेवल पे। अच्छा, फिर अब बहलोल लोदी सर, बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद इसने नया वंश शुरू कर दिया, लोदी वंश।
कौन सा वंश शुरू हो गया लल्ला? नया वंश शुरू हो गया आपके लोदी वंश। और इस लोदी वंश की अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ये लोदी वंश हम लोग पढ़ना शुरू करें तो बहलोल लोदी इसका क्या था? संस्थापक था। बहलोल लोदी इसका संस्थापक हुआ करता था। बहलोल लोदी इसने एक ही इंपॉर्टेंट काम किया है कि इसने वो क्या कहते हैं, राजा बनने की खुशी में, एक तो ये पूछ देगा कि लोदी वंश का फाउंडर कौन था, तो आप बता दीजिएगा बहलोल लोदी। इसने राजा बनने की खुशी में एक सिक्के चलाए थे जिसे कहा जाता है बहलोली क्वाइंस, या फिर आप उसे कह सकते हैं बहलोली सिक्का। तो ही इशूड बहलोली क्वाइंस। फाउंडर या संस्थापक, ठीक है ना। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? एक क्वेश्चन या तो ये बन जाएगा, या तो बहलोली नाम का सिक्का किसने चलाया था, एक क्वेश्चन इससे ये बनेगा। बाकी इनसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। बाकी इससे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और ये ऐसे ही अपना चुपचाप 19 अप्रैल 1451 को शासक बनते हैं और बैठे रहते हैं, चुपचाप शासन चलाते हैं। कोई बड़ा युद्ध ये लड़े नहीं है जीवन में बहलोल लोदी। तो फिर इनसे युद्ध वगैरह निर्माण कोई बड़ा कराए नहीं है, न निर्माण कराए, न उपाधि लिए, न युद्ध किए, तो फिर इनसे क्वेश्चन भी क्या बनेगा। हाँ, इनके मरने के बाद जरूर इनका लड़का जो राजा बनता है, ठीक है ना, दैट वाज ये सिकंदर लोदी। इससे क्वेश्चन बनता है सिकंदर लोदी। अगर हम लोग बात करें आपके सिकंदर लोदी की, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें सिकंदर लोदी की, तो सबसे पहला तो इसके नाम से ही क्वेश्चन बन जाएगा। इसका ओरिजिनल नाम था निजाम खां। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, निजाम खां। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था। तो ओरिजिनल नेम ऑफ सिकंदर लोदी इज निजाम खां। निजाम खां का व्यक्ति सिकंदर लोदी के नाम से राजा बन के बैठता है, और राजा बनने के बाद ही इसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका माना जाता है, ही फाउंडेड द सिटी आगरा। इसने आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है ना। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना, आगरा शहर की स्थापना। उसके अलावा इसने, जैसे नहीं होता बिगहा, एकड़, बिस्वा, खेतों को मापने के लिए, इसने फॉर लैंड मेजरमेंट, खेतों को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। गज ए सिकंदरी, अब मेजरमेंट यूनिट, ठीक है ना, इसने गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। गज ए ये क्या है सर? खेतों को मापने के लिए एक यूनिट, जैसे बिगहा, एकड़, बिस्वा होता है, वैसे गज ए सिकंदरी की इसने शुरुआत की, ठीक है ना, गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली की सीमाओं को इसने काफी बढ़ाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। इसने थोड़ा एक्सपेंशन किया, दिल्ली को, अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इसके दरबार में एक मिनिस्टर हुआ करता था सिकंदर लोदी के, उसकी बात बाद में करेंगे। सिकंदर लोदी को कविताओं का बड़ा शौक था, कविताओं का। तो ये गुलरुखी नाम से क्या करता था? कविताएं लिखता था। किस शीर्षक से? गुलरुखी। गुलरुखी शीर्षक से ये कविता लिखा करता था, ये बात याद रखिएगा, पोयम्स, ठीक है ना। गुलरुखी हेडिंग के अंतर्गत ये पोयम लिखा करता था। और इससे जो पांचवी बात, एक बात इसके नाम वाली पूछ सकता है। देखो, एक राजा से, इधर वाले राजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो ये 2, 3, 4, पांचवा आपसे सिकंदर लोदी से पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी का एक मिनिस्टर था, मंत्री था, उस मंत्री का नाम था मियां भुआ। मंत्री का क्या नाम था लल्ला? मियां भुआ। मियां भुआ नाम के मिनिस्टर से इसने एक दिल्ली में मस्जिद बनवाई थी। उस मस्जिद का नाम था मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद। तो उस मोठ, कई बार एग्जाम में पूछता है, मोठ मस्जिद कहां है? दिल्ली में। मोठ मस्जिद का निर्माण किस वंश के समय हुआ? लोदी वंश के समय हुआ। किसने इसका निर्माण करवाया? मियां भुआ। मियां भुआ कौन था सर? मियां भुआ सिकंदर लोदी का मिनिस्टर हुआ करता था, मियां भुआ, ठीक है ना। उसके अलावा ये सारी चीजें आपके हो गया। और लोदी वंश से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत पे शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश कौन सा था? हमेशा याद रखना, प्रथम अफगान वंश लोदी था, ठीक है ना। उसके बाद सूरी थे,
प्रथम अफगान वंश जो भारत पे शासन किए वो लोदी हुआ करते थे लल्ला, ठीक है, लोदी हुआ करते थे। फिर इब्राहिम जो सिकंदर लोदी था, इसको एक बीमारी हुई, उस बीमारी को कहा जाता है, उस समय के अरबी फारसी लैंग्वेज में बात किया जाए तो ग्रहणी कहा जाता है। सर ये ग्रहणी रोग क्या होता है? ग्रहणी रोग को आप वर्तमान में इंग्लिश टर्म में नेक कैंसर, ठीक है ना, नेक कैंसर बोलते हैं, गले का कैंसर। इस सिकंदर लोदी को गले का कैंसर हो गया, जिसे उस समय की लैंग्वेज में ग्रहणी बोला जाता था। और इस ग्रहणी नाम के रोग होने की वजह से सिकंदर लोदी की 1517 में मृत्यु हो जाती है। और इसके मरने के बाद इसका भाई शासक बनता है, उसको कहा जाता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आखिरी शासक थे। इनको बाबर ने आपके युद्ध मैदान में 1526 के मार गिराया था, पानीपत के प्रथम में। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाबर वाले लेक्चर में। ये आखिरी शासक थे सल्तनत काल के और लोदी वंश के। युद्ध मैदान में मरने वाले मध्यकाल के पहले शासक थे इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, इनके बारे में। तो आज हम लोग का सल्तनत काल समाप्त होता है, सल्तनत काल समाप्त होता है। हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सब जो आपके तुगलक, गुलाम, खिलजी सब पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ये समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग, अच्छा आप लोग का हम लोग बाबर ओबर तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना लल्ला, ठीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, वो हम लोग का मुगल काल पहले हो चुका है। अब ये था, पहले मैं अपने पेड बैच वालों से बात कर लूं। तो लल्ला समझ में तो आ रही है ना चीजें? ऐसे आराम आराम से चलेगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग क्वेश्चन बनाते रहोगे। एमटीएस दूर नहीं है। मैं कह रहा हूं अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा संघर्ष कर लो। 60-70 दिन जिस तरीके से मैं थियरी और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, आप सभी को पता है दोस्त, अगर आप इसका छोटा छोटा नोट्स बनाते चलोगे, पढ़ते चलोगे, सिलेक्शन दूर नहीं है। लेकिन भरोसा, यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाना पॉसिबल, वहां पे थोड़ा प्रैक्टिस मैं करवाता हूं ज़्यादा। सुबह 8 बजे करेंट अफेयर और शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट में। तो प्लीज़ और प्लीज़, और जितने लोग करेंट अफेयर की किताब खरीदे हो, 14 फरवरी से वो किताब सबके घर भेजी जानी शुरू कर दी जाएंगी। तो जिस दिन 14 को तो दिल्ली से चलेगी, तो 5-7-8 दिन लगेगा आपके पास वो करेंट अफेयर की किताब पहुंचने में, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। फिर कल 1 बजे मिलेंगे आप लोगों से। तो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। थैंक यू। और मैं अपने YouTube के स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, जितने लोग आप लोग मुझे YouTube से सुन रहे हो दोस्त, एक बात आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा इस बैच के साथ जुड़ जाओ जो अभी 10 तारीख को शुरू हुआ है। मात्र मैंने अभी इंट्रोडक्शन लिया है, ये मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा। ये जो लोदी ओदी डायनेस्टी है ना, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा था, ये तो एक तरीके की डेमो क्लास थी और इसको मैं अपने पेड में कंसीडर नहीं करता। मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि आशुतोष सर हैं तो सब संभव है, तो एक काम करना, Y182 इस कूपन कोड को लगा करके, क्योंकि यही कूपन कोड लगाओगे तो मेरी जानकारी में आ जाओगे कि इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने ये खरीदा है बैच को और मेरी जिम्मेदारी है। तो प्लीज यूज कोड कूपन Y182 और MTS के बैच के साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान दीजिएगा। शाम 7 बजे हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर की बुक नहीं ली है, बुक ले लो, Y182S, उसमें S कूपन कोड लगता है। 90-92 रुपए की पड़ रही है। थैंक यू सो मच। आज शाम में फिर 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।